कैसे होते हैं क्लास? बढ़िया, होप सो तुम सब बहुत बढ़िया कर रहे होगे, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक है। तो आज हम आए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम क्या है? इट इज एसिड एंड बेस, वन शॉट रिवीजन है, ठीक है। तो एंड तक सब बने रहना। चलो चालू करते हैं, ठीक है ठीक है। तो देखो, अगर बात करें हम चैप्टर के बारे में तो चैप्टर नाम क्या है? एसिड बेस, और साथ में यहाँ पे क्या है अपने पास? सॉल्ट्स भी है ना। तो पहले बात करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो देखो, एसिड क्या होता है? तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस दैट रिलीज H+ आयंस। एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास? वो सब्सटेंस जो कि H+ आयंस को रिलीज करते हैं। यहाँ पे देखिए तो एसिड्स को हम क्या करते हैं? दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन से? दैट इज नेचुरल एसिड्स, और एक कौन से होते हैं अपने पास? सिंथेटिक एसिड्स। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एसिड्स क्या हैं? तो एसिड्स तो एसिड रिलीज H+ आयंस। उसके अलावा एसिड के बारे में और क्या खूबियां हैं? दैट एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर। एसिड्स पानी में क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं। साथ साथ में एसिड्स क्या होते हैं? दैट एसिड्स चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। और अगर बात करें एसिड्स के बारे में तो देखो, एसिड्स को हम क्या करते हैं? दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहले क्या है मेरे पास? दैट इज नेचुरल एसिड्स। सेकंड क्या है मेरे पास? दैट इज सिंथेटिक एसिड्स, ठीक है। नेचुरल कौन से हैं? तो नेचुरल एसिड्स हमारे पास होते हैं वो एसिड्स जो कि हमको नेचर में मिलते हैं, ठीक है। जितने भी हम एसिड्स देखते हैं जो कि हमको नेचर में मिलते हैं, जैसे कि जो हमारे पास खाने वाले एसिड्स हैं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब हमारे पास क्या है? नेचुरल एसिड्स हैं। नेचुरल एसिड्स हमेशा वीक होते हैं, मतलब आप बात करें इनके तो इनके पास H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है। बट वहीं अगर बात करें हम सिंथेटिक एसिड्स के बारे में तो ये एसिड्स वो होते हैं जिनको हम लैब्स में खुद से बनाते हैं, और ये एसिड्स बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनके एग्जांपल्स के बारे में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HCl हो गया हमारे पास, तो ये सब क्या है हमारे पास? सिंथेटिक एसिड्स है, ठीक है। तो जानते हैं इनके बारे में। डेट तो दीज आर फाउंड इन नेचर इन नेचुरल फॉर्म, ठीक है। वही ये क्या है मेरे पास? तो दे आर मेड इन लैब्स, ठीक है। देखो, अगर बात करें जितने भी हमारे पास नेचुरल एसिड्स होते हैं ये जनरली वीक होते हैं। दे आर जनरली वीक, हमारे पास क्या होंगे? जनरली वीक होंगे। बट ये हमारे पास कैसे होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बात करें इनके एग्जांपल्स के बारे में तो एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे पास? दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हो गया हमारे पास। ये कहां मिलता है अपने को? तो ये मिलता है अपने को किसमें? लेमन में, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया मेरे पास? टार्ट्रिक एसिड। ये कहां मिलता है अपने को? इमली, दैट इज टैमरिंड। हालांकि इसका इस्तेमाल भी हम आगे रिएक्शंस में भी करेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करूं मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में तो ये वो होते हैं जिनको हम खुद से बनाते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड्स। तो ये सब हमारे पास एग्जांपल है किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। ऐसे ही बात करते हैं अब हम बेस के बारे में। थोड़ा यहां जानते हैं बेस के बारे में, ठीक है। तो बेस के बारे में यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। यहां देखो सब बेस। तो बेस क्या होते हैं? तो बेस रिलीज OH- आयंस, ठीक है। जैसे एसिड रिलीज करते हैं ना H+ आयंस, वैसे बेस का रिलीज करते हैं OH- आयन रिलीज करते हैं। बेसिस भी अपने पास क्या होते हैं? पानी में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर। अगर बात करें इनके टेस्ट के बारे में तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब खाने में कैसे होते हैं? कड़वे, ठीक है। वहीं अगर देखें एसिड्स के बारे में, लिखवाना मैं भूल गया था। एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास? सार इन टेस्ट, मतलब खाने में बहुत खट्टे होते हैं ना। जैसे हम नींबू खाते हैं तो एकदम अजीब सा मन हो जाता है, खट्टा खट्टा सा से, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें बेसिस में आगे और, तो बेसिस क्या होते हैं हमारे पास? बेसिस आर या फिर बेसिस चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। बेसिस क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को करते हैं चेंज किसके अंदर? रेड के अंदर में, ठीक है। यहां पे देखिए तो जो बेसिस हैं, बेसिस को भी हम क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में और वीक बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस में और वीक बेस में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस वही जो कि हमको नेचुरली मिलता, जो कि हम बनाते हैं खुद से, और वीक बेस वो जो कि हमको क्या है? जो नेचुरली मिलता है, ठीक है।
अगर बात करें स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, दैट इज NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर KOH हो गया। तो ये हमारे पास में जनरली स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। वहीं अगर बात करूं वीक बेस के बारे में तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 हो गया, ठीक है, ZnOH हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब अपने पास क्या है, वीक बेस है। ठीक है, ठीक है, ये तो आगे समझ में। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जानते हैं कि वो ऐसे कौन सी मतलब चीज है जिससे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर टॉपिक के ऊपर। तो देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये है इंडिकेटर्स। क्या है, इंडिकेटर्स। बाइक वाला नहीं, या फिर जो लड़की चलाती है इंडिकेटर, राइट देके लेफ्ट में ठोक दिया, वो इंडिकेटर्स नहीं है। चलो, तो इंडिकेटर्स क्या है, तो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस थ्रू विच एन एसिड और अ बेस कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, अब देखो जो ये अपने पास इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स को हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं मेरे पास कौन से, दैट इज नेचुरल। एक कौन से है मेरे पास, दैट इज आर्टिफिशियल। और थर्ड कौन से है मेरे पास, तो वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स अपने पास तीन टाइप के हैं। पहले बात करोगे नेचुरल के बारे में, तो इसमें क्या क्या आता है, तो एक आता है मेरे पास दैट इज लिटमस। लिटमस ये कहां से मिलता है, तो ये मिलता है देखो किससे, लाइकन से। लाइकन बेसिकली है क्या, तो लाइकन एक रिलेशनशिप है किस किसका, एल्गी और फंजाई का। जब एल्गी और फंजाई क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक साथ रहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर, तो वो लाइकन्स का फॉर्म करते हैं, और उसी लाइकन से हम क्या करते हैं, लिटमस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास लिटमस है दो टाइप के हैं, एक है रेड लिटमस और एक है अपने पास ब्लू लिटमस। ठीक है, क्या होगा, जो रेड लिटमस है, जैसे ही मैं रेड लिटमस को डालूंगा एसिड के अंदर तो वो कोई चेंज नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो ऊपर तुम सकते हो एसिड और बेस, है ना। रेड लिटमस एसिड में कोई चेंज नहीं देगा, बट बेस पे जाती क्या करेगा, वो हो जाएगा ब्लू। वैसे ही ब्लू लिटमस क्या होगा, बेस में कुछ नहीं करेगा, बट एसिड में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो रेड लिटमस एसिड में नो चेंज, वहीं रेड लिटमस बेस में ब्लू कलर, ब्लू लिटमस एसिड में रेड, वहीं बेस में नो चेंज। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, लिटमस। इसके अलावा हमारे पास एक और है, दैट इज हिबिस्कस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं किसके अंदर, एज अ नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा हम करते हैं इस्तेमाल टर्मरिक का, हल्दी का। तो हल्दी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं किसमें, एज अ नेचुरल इंडिकेटर की तरह कर सकते हैं। ठीक है, बात करूं अगर आर्टिफिशियल के बारे में, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पेपर में हमेशा आते हैं। पेपर में तुमको एक ना एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो एमसीक्यूज में हो, चाहे अपने पास अगर जो कोई आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 2 मार्क्स वाले, उस पर तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये आर्टिफिशियल है, इसमें हमारे पास दो आते हैं। तो एक तो है मेरे पास क्या, मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। और सेकंड क्या है मेरे पास, दैट इज फिनॉल फैथिलीन। देखोगे तो जो मिथाइल ऑरेंज है, देखोगे तो ये जो ये ऑरेंज कलर है, ये किससे मिलकर बनता है, रेड से और येलो से। तो ऐसे ही जो मिथाइल ऑरेंज है, ये रेड कलर और येलो से मिलकर बना है ना। तो मिथाइल ऑरेंज रेड होता है किसमें, एसिड में, येलो किसमें देगा, बेस में। भाई फिनोल्फेथलीन क्या होगा, एसिड में होगा कलरलेस। एसिड में कैसा रहेगा, ये कलरलेस रहेगा। वहीं बेस में क्या रहेगा, ये पिंक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। बात करूं मैं थर्ड क्या है मेरे पास, दैट इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो है ये हेल्प करते हैं थ्रू स्मेल। स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो अपने पास सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। इसके एग्जांपल्स देखो तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं मेरे पास, तो एक है अनियन, उसके अलावा क्लॉव जिसको लौंग कहते हैं, और तीसरा क्या है मेरे पास, वनीला। तो ये सब हमारे पास एग्जांपल हैं किसके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास थ्योरी पार्ट खत्म होता है चैप्टर का। आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर में, जितनी भी हमारे पास मेजर रिएक्शंस है वो रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, देखो रिएक्शंस क्या है मेरे पास, पहला दैट इज रिएक्शन ऑफ एन मेटल विद एसिड।
क्या होगा अगर किसी मेटल की रिएक्शन हो किसके साथ, एसिड के साथ। तो जब भी कभी एक मेटल अगर करता है रिएक्ट किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट। क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जांपल देखो, मान लो Na है, रिएक्ट विद HCl, क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस में H2 गैस। एग्जांपल एक और देखते हैं, जस्ट लाइक कैल्शियम रिएक्ट विद H2SO4, क्या फॉर्म करेगा, CaSO4, इट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस में H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते तो नेक्स्ट स्टेशन क्या है मेरे पास, दैट इज रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद बेस। देखो हर एक मेटल जो है रिएक्ट नहीं करता बेस के साथ, एक या दो ही ऐसे मेटल हैं जो कि करते हैं रिएक्ट किसके साथ, बेस के साथ। और वो दो मेटल कौन कौन से हैं अपने पास, तो एक तो है एल्यूमिनियम और एक है जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक की हमारे पास दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि अपनी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। अब दोनों की देखते हैं रिएक्शन। अब यहां पर जब मैं रिएक्शन कराऊंगा एल्यूमिनियम और जिंक को, तो कोई टुच्चे मुच्चे बेस के साथ नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ, दैट इज NaOH। ठीक है, तो यहां देखोगे अगर कि एल्यूमिनियम करेगा रिएक्ट किसके साथ, बेस, दैट इज NaOH, तो इस केस में भी क्या बनेगा अपने पास, दैट इज मेटल सॉल्ट। मैं लिखता हूं ऊपर, दैट इज मेटल, दैट इज मेटल रिएक्ट विद बेस। यहां भी क्या फॉर्म करेगा ये, मेटल का सॉल्ट, बट जो ये सॉल्ट है ये सॉल्ट कैसा होगा, तो ये होगा मेरे पास बेसिक मेटल सॉल्ट, और ये सॉल्ट कौन सा होगा मेरे पास, एसिडिक मेटल सॉल्ट। और साथ में क्या निकलेगा अपने पास, हाइड्रोजन गैस। देखो जैसे कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद NaOH, तो क्या फॉर्म करेगा ये, दैट इज Na2Al O2। ठीक है, इट इज सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 बनेगा, NaAlO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। और साथ में क्या निकलेगा अपने पास, हाइड्रोजन गैस। में अगर देखे जिंक रिएक्ट विद NaOH, तो ये क्या बनाएगा, Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बन रहे हैं ये थोड़े कंपाउंड है, स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स है, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। हालांकि अगर तुमको बताऊं शॉर्ट के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, क्योंकि देखोगे यहां पर तो सोडियम हमारे पास एक हाई रिएक्टिव मेटल है, वही जिंक हमारे पास क्या, एक लो रिएक्टिव मेटल। तो एक लो रिएक्टिव मेटल कभी भी क्या करेगा, हाई को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये आपस में क्या करेंगे, समझौता करके अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम थर्ड रिएक्शन के ऊपर। देखिए ये बार देख लो सब लोग। ठीक है, आते थर्ड रिएक्शन पे। तो देखो थर्ड रिएक्शन क्या है मेरे पास, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, कि जब भी कभी कोई एसिड करेगा रिएक्ट किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो इस केस में क्या बनेगा अपने पास, तो बनेगा मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन प्लस में CO2। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि मान लो HCl रिएक्ट विद Na2CO3, तो क्या बनेगा मेरे पास, NaCl प्लस में ये हाइड्रोजन, ये अपने पास वाटर बनता है बाय मिस्टेक। ठीक है, प्लस में H2O प्लस में CO2। एग्जांपल एक और देखो, जैसे कि मान लो H2SO4 रिएक्ट विद, ठीक है, CaCO3, क्या बनेगा, CaSO4 प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन के बारे में, वो क्या है मेरे पास, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अपने पास फोर्थ रिएक्शन है। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है कि मेरे पास अगर कोई भी एक एसिड है, उसकी रिएक्शन किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इस केस में क्या बनेगा मेरे पास, सेम जो अपना सब्सटेंस बना है ऊपर वही कॉपी कर देंगे हम यहां पर, दैट इज क्या, मेटल सॉल्ट प्लस में वाटर प्लस में CO2। ठीक है, देखो वापस एग्जांपल, HCl रिएक्ट विद NaHCO3, क्या बनेगा ये बनेगा NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। यहां पे देखो तो जो CO2 है वो गैस बनेगी। ठीक है, दोनों केस में CO2 क्या बनेगा अपने पास, गैस बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ना एक सिंपल सा अपने पास एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है, दैट हाउ टू टेस्ट गैस।
देखोगे तो ऊपर की जो अपने पास दो रिएक्शंस है, एक जगह अपने पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, और एक जगह अपने पास क्या बन रहा है, CO2 गैस। तो किस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको टेस्ट कैसे करते हैं कि जब भी कभी अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस अगर इसके पास लेके जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्स्ट करेगा विद पॉप साउंड। कैसे? बर्स्ट विद पॉप साउंड। तो यहां तुम लिख सकते हो कि H2 गैस का टेस्ट क्या होता है कि क्या होगा, पॉप साउंड टेस्ट, पॉप साउंड टेस्ट। वहीं अगर बात करें CO2 गैस के बारे में तो इसके अपने पास दो टेस्ट, CO2 गैस के अपने पास दो टेस्ट हैं। पहला टेस्ट क्या है कि अगर किसी भी जलती हुई चीज के पास अगर मैं CO2 गैस ले गया तो वो क्या करेगा, उसको एक्सटिंग्विश कर देगा। कि हमने पढ़ा है कि CO2 गैस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहला क्या होगा, ये जलती हुई चीज को बुझा देगा। सेकंड क्या है कि अगर CO2 गैस को मैं पास करूंगा किससे, लाइम वाटर से, तो वो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइम वाटर है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी तो वहां पर बनेगा अपने पास कंपाउंड दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हल्का कैसा होता है, मिल्की कलर का होता है। ठीक है, तो यहां तुम लिख सकते हो CO2 गैस के टेस्ट के लिए डेट व्हेन इट पास थ्रू lime water it turns milky, it turns milky। ठीक है, इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है अपने पास, दैट रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। कि अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हम मेटल को करते हैं रिएक्ट किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा। तो देखो जब भी कभी एक मेटल करेगा रिएक्ट किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, है ना। तो मेरे पास मेटल है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इस केस में क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। देखो एग्जांपल, Na रिएक्ट विद O2 क्या फॉर्म करेगा, Na2O। Ca रिएक्ट विद O2 क्या बनाएगा, CaO। Cu रिएक्ट विद O2 क्या बनाएगा, CuO। बस अब मैं तुमको ये पढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि देखोगे जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इन सब का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। मतलब हर एक मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, नेचर में ये बेसिक है। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसे हैं ये सब, बेसिक है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम किसकी, दैट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की। इसके बारे में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो इनका नेचर कैसा होता है, तो वो होते हैं अपने पास एसिडिक। एग्जांपल देख लो, CO2 गैस। CO2 गैस क्या है मेरे पास, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर कैसा होगा अपने पास, एसिडिक होगा। और देखो NO2, ये भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, SO2 ये भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो जितने भी अपने पास मेटल क्या होंगे हमारे पास, मेटल ऑक्साइड्स, सब कैसे होंगे, बेसिक, और ये कैसे होंगे अपने पास, एसिडिक। ठीक है, आगे आती है अपने पास रिएक्शन जिसका नाम क्या है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। क्या होगा जब भी कभी एक एसिड और एक बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो अगर एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटल सॉल्ट प्लस में वाटर। क्या क्या करते हैं, ठीक है, मेटल सॉल्ट प्लस में वाटर। तो यहां देखोगे तो एसिड क्या है मेरे पास, HCl, बेस क्या हो जाएगा मेरे पास, NaOH। तो इसमें इस केस में क्या होगा, ये Na और Cl आपस में क्या फॉर्म करेंगे, NaCl, और प्लस में अपने को क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहां पे अगर तुमने देखा होगा तुम्हारे टेस्ट के अंदर आते हैं क्वेश्चन, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है ना, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है या फिर बेसिक सॉल्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इनको समझे कैसे। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, क्या, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो इससे जो मेरे पास सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसा होगा, वो होगा एसिडिक सॉल्ट। वो क्या होगा अपने पास, एसिडिक सॉल्ट। बट वहीं जब एक स्ट्रॉन्ग बेस करेगा रिएक्ट किसके साथ, वीक एसिड के साथ,
तो क्या बनेगा अपने पास? बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा अपने पास? बेसिक सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल्स देखने हैं, कराऊं कि छोड़ दूं? चलो देख लो यार। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaOH। वीक एसिड क्या होगा? एसिडिक एसिड, इट इज CH3COOH। और जब यहां पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये CH3COO और ये Na आपस में जुड़ जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे? सोडियम एसिटेट। और साथ में क्या बन जाएगा? मेरे को पानी मिल जाएगा। तो ये जो मेरे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसा है मेरे पास? बेसिक सॉल्ट। बट वहीं अगर बात करूं मैं यहाँ पे देखो तो HCl रिएक्ट विद, अगर बात करें किसी भी एक बेस के बारे में तो मान लो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2। तो इस केस में क्या बनेगा? ZnCl2, जो कि क्या है मेरे पास? एक टाइप का एसिडिक सॉल्ट है। और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास होती है सारी सारी केमिकल रिएक्शंस खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम किसके ऊपर? पीएच के ऊपर और डाइल्यूशन लॉ के ऊपर। ठीक है, चलो चालू करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो सब इसको। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? दैट इज डाइल्यूशन लॉ, है ना? डाइल्यूशन लॉ। देखो डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि डाइल्यूशन लॉ बेसिकली कहता है क्या है कि किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को अगर कम करना है तो उसकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब पानी को भी ऐड करते हैं इन हम एक तरीके से, ये नहीं कि लाया बाल्टी भर के पानी डाल दिया और काम खत्म, धमाका हो जाएगा, सब राख राख हो जाएगा। तो वो गलती नहीं करनी। देखो तो डाइल्यूशन लॉ जब भी हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एक निमोनिक का, दैट इज पो, PAW। अभी पो रूल क्या होता है? तो पो क्या होता है? दैट इज पोर एसिड इनटू वाटर। पो क्या बोलता है? हमेशा एसिड को पानी में डालो, ना कि पानी को डालो एसिड के अंदर। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। अगर तुम 11th 12th क्लास के अंदर भी कभी केमिस्ट्री लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो वहां पे ध्यान रखना कि हमेशा एसिड को डालना पानी के अंदर। और जब एसिड पानी में जाएगा तो ये जाएगा स्लोली स्लोली, है ना? स्लोली स्लोली ना तू, चलो कॉपीराइट मिल जाएगा। ठीक है, तो एसिड इनटू वाटर स्लोली स्लोली विद कांस्टेंट स्टिरिंग। मतलब हमें ग्लास की रॉड से एसिड को डालेंगे, धीरे से उसको मिलाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो इजीली अपने पास डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी हम डाइल्यूशन करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? एसिड और जो बेस की जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको कम करते हैं, जिससे हम अपने रिएक्शन को सही तरीके से कर सके। ठीक है, तो यही है अपने पास क्या? डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे? एसिड या फिर बेस को पानी में ऐड करके उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें तो यहां पे अपने पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड्स के हिसाब से भी। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है? दैट व्हाई लिटमस पेपर नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन ड्राई HCl गैस। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ये है कि लिटमस पेपर ड्राई HCl गैस में कोई भी अपना रिएक्शन या फिर कोई भी अपना कलर चेंज शो क्यों नहीं करता? क्योंकि देखोगे तो जो लिटमस पेपर है, हालांकि यहां पे तो अपने पास HCl है, HCl तो एसिड है, तो यहां पे तो रिएक्शन शो करनी चाहिए थी, बट क्यों नहीं करता? क्यों? ये किस फॉर्म में है? ये ड्राई फॉर्म में है। और एक एसिड या फिर एक बेस अपनी स्ट्रेंथ या फिर अपनी जो कह सकते हैं ताकत कब शो करता है? जब वो किस फॉर्म में हो? डाइल्यूट फॉर्म में हो। तो हमेशा दिमाग में रखना कि एक एसिड और एक बेस, एक एसिड या फिर एक बेस जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज कब शो करता है? वो अपनी प्रॉपर्टीज कब शो करेगा? जब वो किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, एक एसिड हो या बेस हो, वो अपनी प्रॉपर्टीज कब शो करेगा? जब वो एक्वस फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि एक्वस फॉर्म में ही क्या है? जो एसिड्स हैं वो अपने H+ आयन को रिलीज कर पाएंगे और बेस क्या करेंगे? अपने OH- आयंस को रिलीज करके अपनी प्रॉपर्टीज को शो करना चालू करेंगे। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है अपने पास पेपर में, दैट CH3COOH, दैट इज ये नहीं, सो CH3CH2OH, दैट इज अल्कोहल, या फिर C6H12O6 ग्लूकोज। देखोगे तो अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों के पास ही H+ आयंस भी हैं और OH- आयंस भी हैं। बट ये जो दोनों हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, ये बिजली कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? सिंपल सा रीजन है, अगर जब तक ये अपने आयंस को डिसोशिएट नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तब तक ये बिजली कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इनका बॉन्ड ही इतना स्ट्रांग होता है जिससे ये क्या करते हैं? अपने आयंस को रिलीज नहीं करते। और जब तक अपने आयंस को रिलीज नहीं करेंगे तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कोई क्या करेंगे, ये कोई इफेक्ट भी शो नहीं करेंगे किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस के साथ। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम पीएच पेपर पे। ठीक है, ये पीएच पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको देख लो एक बार सब। अब बढ़ते हैं पीएच के ऊपर। ठीक है, पीएच क्या है बेसिकली, तो अगर बात करें पीएच के बारे में, तो पीएच क्या होता है मेरे पास, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सिंपली कहे तो पावर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयंस के पास मतलब कि पावर पे हम करते हैं इस्तेमाल किसमें, पीएच के अंदर। ठीक है, तो देखो पीएच है क्या बेसिकली, तो पीएच का अपने पास एक पूरा पूरा स्केल है। पीएच का अपने पास क्या है, एक स्केल है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 14 तक। कहां से कहां तक, 0 से लेके 14 तक, जहां पर हमने हर एक सॉल्यूशन को अलग अलग कलर प्रोवाइड किया है उसके पीएच के हिसाब से। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो जो पीएच है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 14 तक, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, दैट इज 7। तो 7 को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। 7 के बाद हमारे पास क्या होता है, बेसिक या फिर बेस होता है। ठीक है, और 7 से पहले वाला अपने पास क्या होता है, तो ये होता है अपने पास एसिड होता है। ठीक है, अब देखो जो जिसका पीएच जितना कम, जिसका पीएच जितना कम, जिसका पीएच जितना कम, वो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसका पीएच जितना ज्यादा, वो क्या होगा अपने पास, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन आते हैं कलर के हिसाब से। देखो, तो जो हमारे पास शुरुआत के जो कलर्स होते हैं, जैसे कि पीएच 1 2, एक कलर कैसा होता है अपने पास, रेड। तो अगर बात करें हम 3 4 के बारे में, तो ये होता है हमारे पास कुछ ऑरेंजिश येलो, मतलब कुछ ऑरेंजिश, ऑरेंज भी होगा, हल्का हल्का येलो भी होगा। अगर बात करें 5 और 6 के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, येलो कलर का शेड ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं 6 7 के आसपास में जो लाइट ग्रीन कलर है ये बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 से लेके 8 9 10 11 12 13 14। तो 8 9 10 पे क्या होता है अपने पास, होता है डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, वहीं अगर बात करें 11 12 पे, तो ये यहाँ पे अपने पास क्या होता है, ब्लू कलर। वहीं 13 14 पे क्या होता है अपने पास, वायलेट कलर। अब ये अलग अलग कलर में तुमको क्यों लिखवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि पीएच के कलर के हिसाब से बताता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। लेट्स सपोज मान के चलो मेरे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्ट रखा है, मतलब मेरे को नहीं पता कि क्या है, मैंने इसमें डाल दिया, क्या इसके मैंने 2 3 बूंद डाल दी। जैसे ही 2 3 बूंद डाला, जो ए है उसका रंग हो गया कैसा, डार्क ग्रीन। वहीं जो मेरे पास ब्लू है, इसका रंग कैसा हो गया, इसका रंग हो गया रेड। तो बताओ ए का पीएच क्या होगा, बी का पीएच क्या होगा। तो इस केस में हम ये बता सकते हैं कि जो ए है इसका पीएच कितना होगा, 8 या 9 के आसपास होगा, और ये बेस है। ऐसे ही जो ये बी वाला है, इसका रंग क्या हो गया, रेड, तो इसका पीएच कितना होगा, 1 या 2 के आसपास, और ये क्या है, एसिड। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जो कि हेल्प करता है किसमें, पीएच के हिसाब से किसी भी सब्सटेंस को बताना कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहां है, तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज की जिंदगी के अंदर पीएच के इस्तेमाल कहां कहां पे है। तो 2 3 कुछ पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच का। तो यहां देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के अपने पास क्या है, 1 2 पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, पीएच फॉर सर्वाइवल। पीएच फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। देखो ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए जो पीएच का रेंज है वो कहां से कहां तक है, 7 से लेके 7.8। ठीक है, वहीं अगर बात करें पीएच फॉर एसिड रेन, पीएच फॉर एसिड रेन, अगर एसिड रेन की जो हमारे पास बारिश होती है, अगर उस बारिश का पीएच क्या हो जाए, उसका बारिश का पीएच कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो वो जो बारिश है उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। 5.5 इसको 5.6 ले लो, ठीक रहेगा। ठीक है, थर्ड क्या है मेरे पास, दैट इज पीएच फॉर टूथ डीके। टूथ डीके, हमारे दांत कब टूटते हैं, तो अगर हमारे दांतों का पीएच क्या होगा, अगर हमारे दांतों का पीएच क्या हो जाए, ठीक है, 5.4 से कम हो जाए, तो उस केस में जो हमारे दांत है वो क्या है, वो टूटना चालू हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ क्या है, दैट इज पीएच ऑफ आवर स्टमक। अगर हमारे पेट का पीएच क्या हो, 1 से कम हो जाए, 1 में इसको 2 ले लो, ठीक है, 1.5 या फिर 2 ले लो,
ठीक है, अगर उससे भी कम हो जाए तो उस केस में क्या होता है, हमको होती है एसिडिटी, है ना, पेट में गुड़गुड़ाहट सी होती है, जलन सी मचती है, ये सब। ठीक है, तो यहां तो हो गया अपने पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ये देखना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में तुमको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम सॉल्ट्स के ऊपर, जो कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लो एक बार। तो देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, सॉल्ट्स। ठीक है, तो देखो जितने भी अपने पास सॉल्ट्स हैं पहले सब लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है मेरे पास, दैट इज कॉमन सॉल्ट, जो कि क्या है अपने पास, NaCl। ठीक है, सेकंड क्या है मेरे पास, दैट इज कास्टिक सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। थर्ड क्या है मेरे पास, वो है ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। फोर्थ कौन सा है मेरे पास, तो फोर्थ है मेरे पास क्या, दैट इज बेकिंग सोडा, जो कि क्या है मेरे पास, NaHCO3। फिफ्थ क्या है मेरे पास, तो यह है मेरे पास, इट इज वॉशिंग सोडा, जो कि है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जिप्सम, जो कि क्या है, CaSO4.2H2O। और इसी से हम क्या बनाएंगे, POPV। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ 5-6 सॉल्ट्स हैं, इन सबको हमको क्या क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कॉमन सॉल्ट के बारे में, जो कि क्या है मेरे पास, NaCl। तो जो ये कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। जो कॉमन सॉल्ट है अपने पास NaCl, इसका नाम क्या है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके इस्तेमाल कहां कहां पे होते हैं, तो एक तो देखो घरों के अंदर कुकिंग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा जो ये NaCl है, इसका इस्तेमाल और कहां करते हैं हम, इसका इस्तेमाल और कहां होता है अपने पास, तो एक तो होता है प्रिजर्वेशन के अंदर। प्रिजर्वेशन में ना देखोगे तो जो घरों के अंदर मम्मी अचार बनाती है, फिर दादी अचार बनाती है, तो अचार में क्या करते हैं, वो नमक डालती है भर भर के, जिससे जो अचार है वो खराब ना हो, है ना, तो इसका इस्तेमाल एज अ प्रिजर्वेशन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड के बारे में, तो सेकंड क्या है मेरे पास, NaOH, जिसको क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है, देखो, तो जब मैं लेता हूं NaCl और इसमें डाल दूं पानी, जैसे ही मैं NaCl लूं उसमें डाल दूं पानी, तो ध्यान रखना NaCl प्लस वाटर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। पेपर में बहुत पूछता है ये, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन। और जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, पास करते ही ये टूट जाता है किसके अंदर, NaOH में, और साथ साथ में किसमें, Cl2 गैस में अलग और H2 गैस के अंदर अलग। जहां पर जो H2 गैस है ये होती है प्लस की, तो ये कहां पे आएगी मेरे पास, कटायन पे, जो कि मेरे पास कहां पे आएगी, कैथोड पे। कहां पे आएगी, कैथोड पे। और Cl माइनस क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी एनोड पे। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, तो अपने पास NaOH मिल गया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हालांकि इसकी कुछ इतने यूजेस है नहीं, यहां पर यूजेस हम बात करते हैं किसके, Cl2 और H2 के, कि Cl2 और H2 का यूज कहां कहां होता है, तो देखो जो हाइड्रोजन गैस है इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, एज अ रॉकेट फ्यूल का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें हम, रिएक्शन के अंदर, कैसी, जिसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, जो कि हमने पढ़ी चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर ना, जहां पर हम चेंज करते हैं किसको, वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी के अंदर। ठीक है, वहां पर करते हैं इस्तेमाल किसका हम, H2 गैस का। उसके अलावा जो क्लोरीन गैस है इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, PVC पाइप, अगर तुमने देखा हो, जो PVC होती है हमारे पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहां पर इस्तेमाल करते हैं किसका, क्लोरीन का। और साथ साथ में जो क्लोरीन है इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, और पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। थर्ड पे चलते हैं, तो देखो थर्ड क्या है मेरे पास, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड क्या है मेरे पास, ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। ये कैसे बनता है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ड्राई स्लेग लाइन, दैट इज CaOH2। क्या लेंगे, ड्राई स्लेग लाइन CaOH2। और जैसे ही मैं इस ड्राई स्लेग लाइन के अंदर क्या करूंगा, क्लोरीन गैस पास करूंगा, क्लोरीन गैस पास करते ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब जो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि क्या है मेरे पास, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, इसका नाम देख लो क्या है, नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ठीक है। इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी करते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। साथ साथ में जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर। जो भी हम देखते हैं, जो हम पेपर पे लिखते हैं अपना, ठीक है, तो वो जो पेपर को सफेद करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। या फिर लॉन्ड्रीज के अंदर कपड़ों को एकदम सफेद करने में, एकदम चमकाने भी किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास 3 कॉमन सॉल्ट्स, बाकी जो 3 अभी करते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है, उस पर बढ़ते हैं। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है मेरे पास, दैट इज बेकिंग सोडा। अब देखो ये कैसे बनते हैं बेकिंग सोडा, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। हाँ, ब्राइन क्या होता है, अभी याद है, बताया था क्या होता है, NaCl प्लस H2O। तो मैंने पहले क्या ले लिया, ब्राइन सॉल्यूशन, और जैसे ही ब्राइन में मैं क्या करूंगा, डालूंगा अमोनिया भर भर के। मैंने क्या किया इसमें, भर भर के अमोनिया डाल दिया, और तेज में क्या करूंगा, CO2 गैस पास कर दूंगा। तेज में फिर CO2 गैस पास कर दूंगा। CO2 गैस पास करते ही मेरे को क्या मिल जाएगा, NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम याद रख लो, नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और साथ साथ में क्या मिलेगा मेरे को, NH4Cl2, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, जिसका अपने को कोई इस्तेमाल ही नहीं करना, ठीक है। अब जो ये बेकिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, एक तो देखो हम करते हैं कुकिंग के अंदर ना, जो हम देखोगे तो जो कुकिंग के अंदर जो बेकिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए, है ना। पकौड़े खाने का मन कर गया बहुत बात करते करते ही, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, पकौड़े को क्रिस्पी करने में, और साथ साथ में कहां काम करेंगे इसका इस्तेमाल, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में। अब देखो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, ध्यान दो कि बेकिंग सोडा, क्या, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, इस पे गौर करते हैं एक बार। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये उठाया बेकिंग सोडा, ठीक है, और इसमें डाल देंगे क्या, एक माइल्ड एडिबल एसिड। क्या डाल देंगे, माइल्ड एडिबल एसिड। और जो ये माइल्ड एडिबल एसिड है, ये कौन सा होगा मेरे पास, इट इज टार्ट्रिक एसिड। और लेक्चर की शुरुआत में तुमको बताया था कि इसका इस्तेमाल करेंगे हम चैप्टर में आगे जाकर। तो जो ये टार्ट्रिक एसिड है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करते ही मेरे को क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर। क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर, साथ में क्या निकल जाएगा, CO2 गैस और वाटर, ठीक है। और इसी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं किसमें, हम ब्रेड्स को फ्लफी करने का। तुमने देखा होगा जो ब्रेड एकदम स्पंजी स्पंजी होते हैं, उनमें छेद होते हैं बहुत सारे। तो ब्रेड में छेद होते क्यों है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या है, CO2 गैस बनती है, और वो CO2 गैस ब्रेड से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए ब्रेड में अपने को छेद देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये तो अगर सिलेक्शन किसकी, बेकिंग सोडा की, इसके यूज देख लिए हमने। यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर, इसका इस्तेमाल देख लो, इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं हम, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। किसमें, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये CO2 गैस बनती है, इसी का इस्तेमाल करते हैं किसमें, आग को बुझाने के लिए, ठीक है। देखो इसको एक बार, बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब ये वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, तो देखो वॉशिंग सोडा पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपने को पहले क्या देखना पड़ेगा कि अगर जो मेरे पास ये बेकिंग सोडा है, अगर मैं इस बेकिंग सोडा को हीट करूंगा, अभी जैसे हम पढ़ के आए हैं कि NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करते क्या मिल जाएगा मेरे को, Na2CO3 प्लस में H2O और प्लस में CO2। अब जैसे ही मैं इस CO2 नहीं मिलेगा, सिर्फ H2O मिलेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस Na2CO3 को लूंगा और इसमें क्या करूंगा, 10 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। कितने, 10 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। तो 10 पानी के मॉलिक्यूल ऐड करते मेरे को क्या मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और यही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा, इसका इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं, तो एक तो करते हैं लॉन्ड्री के अंदर, कपड़ों को धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, ग्लास सोप एंड, ठीक है, ग्लास सोप इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके इस्तेमाल है। इसके अलावा पानी का जो हमारे पास क्या है, हार्डनेस, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास,
तो ये है जिप्सम। तो देखो जिप्सम है क्या, तो जिप्सम बनता कैसे है, तो जब मैं CaSO4 क्या लू, जब मैं CaSO4.12H2 जिसको हम क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, POP, डेट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसे ही मैं POP लूं और POP में क्या करूं, 1/2 H2O, डेट इज 3/2 हो गया। सिंपल मैथ पे देखे तो जैसे ही मैं इसमें इतने रेशियो के अंदर पानी ऐड करूंगा तो पानी ऐड करते ही मेरे को क्या मिलेगा, CaSO4.2H2O। और जो ये कंपाउंड बना इसी को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, तो देखोगे जो हमारे पास दीवारें होती हैं, ठीक है, उन दीवारों को स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर मान लो किसी आदमी का हाथ टूट गया तो ना डॉक्टर्स लगाते हैं पट्टी एक, ठीक है, तो उस पट्टी में हम क्या करते हैं, POP या फिर जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ में छतों के अंदर डिजाइनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास मूर्तियां बनती हैं वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, सारे सॉल्ट्स हो गए। अब एक रह गया हमारे पास एक स्मॉल टॉपिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर चैप्टर एंड करेंगे। तो देखो लास्ट टॉपिक क्या है अपने पास, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली है क्या कि देखो जितने भी अपने पास क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो हर एक क्रिस्टल के पास उसका खुद का एक कलर होता है। तो वो जो क्रिस्टल के पास उसका खुद का कलर है वो किसकी वजह से है, पानी की वजह से है। कुछ एग्जांपल देखो, जैसे कि CuSO4.5H2O जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका एक और नाम क्या है, ब्लू विट्रॉल। अब जो ये इसका जो ये कलर है ब्लू विट्रॉल, जो नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है, क्योंकि जो इसका रंग है वो कैसा है, ब्लू है, और जो इसका ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, पानी की वजह से है। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करते ही क्या होगा, इसका पानी पूरा हो जाएगा इवेपोरेट, और जैसे इसका पानी इवेपोरेट होगा तो अपने को सिर्फ क्या मिलेगा, CuSO4, इसका रंग कैसा होगा, व्हाइट। ठीक है, ऐसे एक और देखो, एक क्या है मेरे पास, FeSO4.7H2O जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल। ठीक है, अगर इसको मैं हीट करूंगा तो क्या मिलेगा सिर्फ मेरे को, FeSO4, इसका रंग कैसा होगा, सिर्फ व्हाइट। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये क्रिस्टल्स हैं इनका रंग जो है, जो इनका एक्चुअल रंग है वो किसकी वजह से है, पानी की वजह से है। अब ये व्हाइट तो हो गया, अब जैसे ही मैं इसके अंदर वापस से पानी ऐड कर दूंगा, ये वापस से क्या करेगा, अपने क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा, और वापस क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इट मींस वाटर क्वेश्चन है क्या, कुछ फिक्स नंबर में पानी के मॉलिक्यूल्स है, क्या अपने पास कुछ फिक्स नंबर में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को उसका कलर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है, होप सो आपको वन शॉट समझ में आया होगा। अगली क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी अपने पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि पिछले साल 4-5 साल में बोर्ड में आ रखे हैं, उसको हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। लाइक शेयर एंड कमेंट करना, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट। बाय।